इतिहास के पन्नों में एक ऐसे नायक की कहानी दर्ज है जिसकी तलवार ने बिखरे हुए भारत को एक अखंड साम्राज्य में बदल दिया। आज हम उस महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा कहेंगे। वो शासक जिसने एक अत्याचारी वंश नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। वो योद्धा जिसने विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया। वो सम्राट जिसकी हुकूमत की गूंज पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक सुनाई देती थी। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, भारत के प्रथम और सच्चे चक्रवर्ती सम्राट। चंद्रगुप्त की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने के लिए हम उनके जीवन को 6 प्रमुख अध्यायों में देखेंगे। इतिहास में गड़ी एक किंवदंती से लेकर उनकी स्थायी विरासत तक। प्रश्न उठता है, भारत का पहला राजा कौन था? लेकिन यहाँ प्राचीन राजाओं और एक अखंड उपमहाद्वीप के प्रथम सम्राट के बीच के विशाल अंतर को समझना आवश्यक है। चंद्रगुप्त के उदय से पूर्व भारत की भूमि अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी, जिन्हें जनपद और महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इसी बिखरे हुए भूभाग को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने वाले पहले शासक थे चंद्रगुप्त। उन्होंने ही चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि को सही मायनों में सार्थक किया, एक ऐसा राजा जिसका चक्र यानी सत्ता का पहिया बिना किसी बाधा के पूरे देश में घूम सकता था। अब हम चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा अतीत जिस पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस जारी है। उनके जन्म को लेके इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कुछ यूनानी लेखक उन्हें एक साधारण परिवार का बताते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ उन्हें मौर्य नामक एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश का वंशज मानते हैं, जिससे मौर्य नाम की उत्पत्ति हुई। यूनानी इतिहासकारों ने उन्हें सैंड्रोकोटिस के नाम से अपनी किताबों में जगह दी। ये नाम हमें विशेष रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। हर महान नायक के पीछे एक महान गुरु होता है। चंद्रगुप्त के लिए वो थे आचार्य चाणक्य। जब नंद राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया तो उन्होंने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर देते तब तक उसे नहीं बांधेंगे। यही प्रतिज्ञा भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव बनी। तक्षशिला की ज्ञान भूमि पर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त रूपी हीरे को तराशा। उन्होंने एक साधारण बालक को युद्ध, राजनीति और प्रशासन की कला में निपुण कर भविष्य के सम्राट के रूप में तैयार किया। लेकिन एक स्थापित साम्राज्य को उखाड़ फेंकना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मगध का नंद वंश एक विशाल शक्ति थी और उसे चुनौती देना मौत को दावत देने जैसा था। आखिर धनानंद को हराना इतना मुश्किल क्यों था? नंद सेना की ताकत कल्पना से परे थी। 2 लाख पैदल सैनिकों की एक अभेद्य दीवार, 20,000 तेज तर्रार घुड़सवार और 3,000 विशालकाय युद्ध हाथी जो किसी भी सेना को क्षण भर में कुचलने में सक्षम थे। 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। अहंकारी धनानंद पराजित हुआ और मारा गया, और उसी दिन मगध के खंडहरों पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। नंदों को हराने के बाद चंद्रगुप्त का सामना सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ। युद्ध के बाद हुई संधि भारत के लिए एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत थी। सेल्यूकस ने न केवल आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान सहित विशाल क्षेत्र सौंपे, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया। विजय के बाद अब बारी थी एक ऐसे साम्राज्य के प्रशासन की रूपरेखा तैयार करने की जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। ये साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। पश्चिम में अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के पठार तक। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम नहीं था। इसका पूरा खाका चाणक्य की महान कृति अर्थशास्त्र में तैयार किया गया था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, एक मजबूत जासूसी नेटवर्क स्थापित किया गया और एक कुशल कर प्रणाली लागू की गई, जिसने साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। उस समय के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने राजधानी का वर्णन करते हुए लिखा है, पाटलिपुत्र एक विशाल और सुंदर नगर था जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। अब हम उस सम्राट के व्यक्तिगत और दार्शनिक पहलुओं पर नजर डालेंगे, जो एक विजेता होने के साथ साथ एक साधक भी था।
उनकी जाति का प्रश्न आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि चंद्रगुप्त की महानता उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्मों से परिभाषित हुई। अपने शासनकाल में उन्होंने वैदिक परंपराओं का पालन किया, लेकिन जैन ग्रंथ बताते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उनका काल धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। अपने जीवन के अंत में उस महान सम्राट ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपना राज सिंहासन त्याग दिया और जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संथारा का प्रण लिया और स्वेच्छा से उपवास करते हुए शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? एक ऐसी विरासत जिसकी गूंज आज भी भारत के इतिहास में सुनाई देती है। चंद्रगुप्त द्वारा जलाई गई मशाल को उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके प्रतापी पोते अशोक महान ने आगे बढ़ाया। लेकिन हर साम्राज्य का अंत निश्चित होता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस तरह भारत के पहले महान राजवंश का अंत हुआ। मौर्य और गुप्त काल भारत के दो महान युग अपनी प्रकृति में बिल्कुल भिन्न थे। जहां मौर्य काल एक केंद्रीकृत सैन्य शक्ति और विस्तार पर आधारित था, वहीं गुप्त काल कला, विज्ञान और संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखी थी। तो एक साधारण बालक से एक अमर नायक तक की ये असाधारण यात्रा हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें एक ही सत्य सिखाती है, महानता खून या वंश से नहीं मिलती। ये साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण कर्मों से हासिल की जाती है।